अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, अजीज़ व अकारीब, अपने और पराए, आप सबकी खिदमत में मैं शारिक कल्बी दुनिया और दीन नाम के इस खास प्रोग्राम में एक नए मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने आपसे 2-3 एपिसोड पहले वादा किया था कि रमज़ान शरीफ शुरू हो रहे हैं, बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, उसकी तैयारियां करनी है। पूरा एक महीना रहमतों की बारिश होती है, भाव बढ़ जाता है नेकी का। ऐसे में मैंने आपसे वादा किया था कि मुफ्ती हजरात के साथ आपकी मुलाकात करके ये बताऊंगा कि क्या बारीकियां हमें रमज़ान से पहले तैयारी करनी है। उसी के साथ साथ एक बात मैंने आपसे और कही थी कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो लोग जो किडनी या उसके आसपास की कोई छोटी बड़ी ऐसी बीमारी में हैं और दिल में ये वसवसे हैं कि पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा रमज़ान मिले ना मिले, हम रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, तो सबसे पहले तो मैं मजहबी एतबार से उनको ये बताऊं कि रोज़ेदार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फरमाया है कि अगर कोई मुसाफिर है तो उसके लिए राहत है, और अगर कोई मरीज है, अब मरीज में भी ऐसा मरीज एक के सिर्फ खांसी आ गई, जरा सा ये छींक आई और हमने कहा कि नहीं भाई रोजा नहीं रखेंगे ना, डॉक्टर से मिलिए, वो समझदार होते हैं, वो आपको बता देंगे कि हाँ आप किस स्टेज पे हैं, आपको अपना हाल खुद नहीं पता। इसी खास गुफ्तगू पे आज हमारी मुलाकात जो हो रही है, हम आपकी जो मुलाकात करा रहे हैं वो कानपुर शहर के एक अजीम डॉक्टर, मैं जो आपके बारे में गुफ्तगू करूंगा वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं मुलाकात से पहले बता दूं कि उनके अंदर क्या जज्बा अल्लाह ने दिया है। एक तो अल्लाह ने उनको एक हुनर से नवाजा, एक डॉक्टर का टाइटल उनके नाम के आगे लगा, और उसके बाद वो न जाने कितने लोगों की तकलीफों को दूर करने का जरिया बन रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अल्लाह ने एक रहमदिल इंसान भी उनको बनाया है। क्या जज्बा है उनके दिल में, क्या चाहत है उनकी लोगों के साथ, हम आपकी मुलाकात कराते हैं कानपुर शहर के एक अजीम डॉक्टर वी.के. मिश्रा सर से। डॉक्टर साहब, मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में। बहुत खुशी हुई कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त, मैंने देखा है आपके बारे में, सुना भी है, मालूम भी हुआ है कि आप कितना मसरूफ रहते हैं, उसके बावजूद आपने सिर्फ ये सोच के हाँ कर दिया कि मैं रमज़ान के मौके पे एक नेक काम के नज़रिए से ये काम कर रहा हूँ। आपके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू मैं ज़रूर लोगों को बताना चाहता हूँ, हालांकि आप पहचान के मोहताज नहीं है, शहर आपको जानता है। डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि पिछले तकरीबन 15 सालों से मुस्लिम इलाके में एक हॉस्पिटल है, बहुत कंजस्टेड आबादी में एक हॉस्पिटल है, मोहम्मदिया हॉस्पिटल, जहां पर आज भी 10 रुपए और 20 रुपए का पर्चा बनता है और मरीज देखा जाता है। डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि पिछले 15 सालों से हर साल कैंप लगाते हैं एक हफ्ते का, जिसमें तकरीबन 40 पेशेंट ऐसे हैं जिनका फ्री ऑपरेशन होता है। और वो ऑपरेशन कैसा है? वो ऑपरेशन अगर आप किसी भी जगह जाके कराते हैं तो तकरीबन 50 से 60 हजार रुपए का खर्चा आता है। डॉक्टर साहब ये राज नहीं खोलते कि वो किस तरह से इसको करते हैं, लेकिन हम ये जरूर उनसे जानना चाहेंगे, उन्हीं की जबानी जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ये जो नेक काम का जज्बा आपके अंदर है, ये कैसे पैदा हुआ, जिंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आया जो आप अपने इस प्रोफेशन को इबादत की तरफ लेके आ गए, और कानपुर शहर के बाहर आपकी क्या एक्टिविटीज हैं। डॉक्टर साहब, मेरे सामीन जानना चाहते हैं आपके बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, खलिश पैदा होती है कि इतने मसरूफ होने के बाद अपनी क्लिनिक में टाइम कम देना और पहले से लिस्ट बनाना, और 1-2 नहीं, 2-4-5 नहीं, 40 लोगों का ऑपरेशन। कुछ इस पर रोशनी डालिए, यहां से हम शुरुआत करते हैं। हाँ, धन्यवाद शारिक साहब। वैसे तो ये हम लोग रमज़ान के बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं, लेकिन आपने ये बात ऐसी चला दी कि जिससे कि ये बताना ज़रूरी हो गया कि हम लोग ये जो कैंप जिसके बारे में आप कह रहे हैं, जी जी, ये कैंप का जहन कैसे आया हमारे, वही मतलब है कि कैसे, किस तरह से। 1993 में मैं इस शहर में आया था, तब उस समय मैं यहाँ पर यूरोलॉजी, यानी आप कानपुर बेस नहीं है? नहीं है तो कानपुर बेस, लेकिन 18 साल करीब पढ़ाई की यूरोलॉजी की। और उसके बाद जब मैं लौट के आया तो मुझे देखने में मिला, क्योंकि यूरोलॉजी यहाँ पर थी नहीं, इस इल्म का कोई डॉक्टर था नहीं, तो इस वजह से इसको शुरू करना था। और इसके लिए हमारे टीचर थे, उन्होंने बहुत मुझे प्रेरित किया था कि नहीं, उस शहर में जाओ, क्योंकि लखनऊ संजय गांधी पूरा भरा रहता था कानपुर के पेशेंट से। उन्होंने मुझसे ये कहा कि नहीं, वहाँ जाके काम करो, और वहाँ से ऐसा है कि कोई पेशेंट लखनऊ ना आने पाए, ऐसा काम करो। क्या बात है, बहुत खूब। और उसके बाद उसी समय जब हमने काम शुरू किया तो हमारे बड़े 2 सीनियर डॉक्टर थे,
डॉक्टर नईम हामिद साहब और डॉक्टर एजाज अहमद साहब। हाँ। ये हमसे मिले और इन्होंने मुझसे गुजारिश की कि भाई देखिए हमारे पास कुछ बहुत गरीब इलाके के पेशेंट हैं जिनको कि आपके सब्जेक्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है और उनको आपकी ज़रूरत है। तो इस तरह से तो मेरा मोहम्मदिया हॉस्पिटल से जुड़ाव हुआ और करीब 10-12 साल जब लगातार वहाँ काम किया, उसके बाद मुझे लगा कि ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो देखिए बाय प्रोफेशन में सर्जन हूँ जी, और 20 रुपए और 10 रुपए का पर्चा दिखा करके जो लोग हमको दिखाते हैं उनके पास ना तो दवा रहती है खरीदने के लिए और ना ही मैं उसको जो एडवाइस करता हूँ, मेरा सेटिस्फेक्शन तो हो जाता है कि मैंने उसको लिख दिया कि ऑपरेशन होना है, लेकिन वो कहाँ से ऑपरेशन कराएगा कहाँ से। हाँ। तो ऐसी सूरत में हमने उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि भाई देखिए मेरी सर्विसेज फ्री हैं, हॉस्पिटल अगर हमको थोड़ी मदद कर दे, क्या बात है, तो हम इन लोगों का काम फ्री कर देंगे। मुझे लगता है उन दोनों को तो ये लगा होगा कि ये बहुत बड़ा, तो उसमें उन लोगों ने काफ़ी मदद की और उसमें हमारे जो भी डोनर्स थे, तो हमारे एजाज साहब बेचारे जाते थे रमज़ान के पूरे महीने पूरे शहर में पैसा लेते थे, चाहे वो मेरे नाम से लेते हो, चाहे किसके नाम से, चाहे अस्पताल के नाम से, लेकिन पैसा इतना हो जाता था मतलब वो कि हम लोग उस कैंप को कर लेते थे। क्या बात है। और उस कैंप में बड़ी मेहनत इसलिए करनी पड़ती थी कि उसमें जो प्रोस्टेट का ऑपरेशन हम करते थे, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई कैंप ना होता है और ना अभी तक हुआ है। क्या गजब की बात है, दुआ कीजिए डॉक्टर साहब के लिए। जितने भी चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, फ्री हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, 1-2 ऑपरेशन तो होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जब 40 मरीज का ऑपरेशन होता है तो कम से कम 400 मरीज देखे जाते हैं, जाहिर है उसी छाट के निकाले जाते हैं, जिसमें से 40 ही इस काबिल होते हैं कि जिनको ऑपरेशन की जरूरत है। इसके अलावा जितने, मैं मंडे को वहाँ बैठता था और मंडे को मैं अपने साथ, गाड़ी मेरी थी तो मेरे पीछे डिक्की में दवाएं रहती हैं, तो जिन दवाओं को मैं वहाँ बांटता हूँ हफ्ते 10-10 दिन की, वो आज भी मैं बांटता हूँ पिछले 15-20 साल से। ये दवाएं कहाँ से आती हैं मुझे पता नहीं, कहाँ से आ जाती हैं, किसके नसीब की दवा है जो जरिया अल्लाह आपको बना रहा है। तो इस तरह से ये सिलसिला चल रहा था और इसी सिलसिले के तहत हर साल में हम लोग ये कैंप कर लेते थे। जाड़ों में अक्सर होता था क्योंकि उस समय बेस्ट सीजन होता है जी, और आप लोगों का कोई त्योहार भी नहीं क्लैश करता जी है। जी, नवंबर दिसंबर में आमतौर पे वही समय अक्सर होता था और इस तरह से कभी कभी ऐसा हुआ है कि 1 साल 2 साल का गैप भी हो गया, लेकिन पिछले 15 सालों में इस तरह से देखा जाए तो लगभग 10-12 कैंप हम लोगों ने किए हैं और पेशेंट्स को काफ़ी मदद मिली है। बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। और चूँकि रमज़ान के मौके पे ये हमने शुरुआत की थी, तो हम 1-2 चीज़ें आपसे ही समझना चाह रहे थे कि एक तो वो पेशेंट हैं जो कहीं ना कहीं किडनी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ सिम्टम्स उनकी बॉडी से इंडिकेट किए जाते हैं, जाहिर होता है, और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये दर्द काहे का है। तो आपसे मैं ये समझना चाह रहा था कि ऐसी कौन कौन सी तकलीफें हैं जो अगर किसी को महसूस हो रही हैं तो बगैर किसी चीज की देरी किए हुए वो किडनी के डॉक्टर के पास पहुंचे। देखिए, इसको शुरुआत अगर हम ऐसे करें जी कि 2-3 ग्रुप हैं, जैसे बच्चे जी, बच्चों में एक बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो बच्चे तो बता नहीं पाते जी, माँ बाप को ही समझना होता है, तो सबसे पहले डॉक्टर उनके माँ बाप होते हैं, बिल्कुल, जो डिजीज को पकड़ते हैं और क्वालिफाइड एक्सपर्ट के पास ले जाते हैं। बहुत खूब। तो उनको जब तक ये चीजें नहीं पता होंगी कि किस डॉक्टर को दिखाना है, तब तक उनको पता ही नहीं होगा। यानी तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों में कुछ पैदाइशी तकलीफें होती हैं, जैसे पेशाब के छेद का ना होना या पेशाब का छेद कहीं दूसरी जगह होना, या पेट में ऐसी सूजन होना जो किडनी की जगह पे हो, यानी कि पेट के उस हिस्से में हो जहाँ पर किडनी होती है, या पेशाब का रुक रुक के होना, या बच्चों को पेशाब हो जाना बिस्तर पे। इस तरह की जो बीमारियां होती हैं ये पेशाब से या किडनी से रिलेटेड होती हैं और ऐसे में उसको प्रॉपर जगह पे दिखाना होता है। दूसरा आता है एक यंग एज ग्रुप। यंग एज ग्रुप में जैसे लड़कियां हैं, जैसे खांसने छींकने में उनको यूरिन निकल जाता है। अब ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, लेकिन ना तो कोई लड़की आकर के ये बात बताती है और ना ही उसको ये पता होता है कि बताना किसको है। ये लेडी डॉक्टर्स के पास बेचारी वो जाती हैं, तो लेडी डॉक्टर्स को इसका कोई आइडिया नहीं होता है कि इसका क्या इलाज है और क्या करना है, और वो हिट एंड ट्रायल थेरेपी चलती रहती है। तो पूरी जिंदगी ये वो परेशान रहती है।
यूरिन इन्फेक्शन है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, या जैसे आपने पूछा लक्षण की बात, तो इस तरह के लक्षण हो तो उसको किडनी वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। या पेशाब में कई तरह की समस्याएं, वो तो सबको पता है कि पेशाब में दर्द है, जलन है, खून आना है, जल्दी जल्दी होना है, कंट्रोल कमज़ोर हो गया, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ये किडनी से रिलेटेड हो सकती हैं, तो इसमें किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। वृद्धावस्था में भी यही प्रॉब्लम है, बहुत से लोग ये सोच करके चुप हो जाते हैं कि नहीं अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब पेशाब क्या क्या करना, अब तो पेशाब ऐसे ही होगी, रुक रुक के हो रही है, रात भर पेशाब करना, रात भर जागना, दिन भर सोना, मतलब इस तरह के ऑल्टरेशन, इस तरह की नॉर्मल चीज़ें लोग उसको पार्ट ऑफ द एजिंग समझ लेते हैं, जबकि वो गलत है। जबकि वो गलत है। सेम चीज़ वही है औरतों में, कि औरतों में भी यही है कि जैसे वो लिहाज में नहीं कहती हैं, वो लिहाज उनको पता ही नहीं है कि किसको दिखाना। और यूरोलॉजिस्ट का मतलब एक मेल डॉक्टर, और मेल डॉक्टर का किसी स्त्री के पास, उसके पास जाना बहुत बड़ा ताबू है अपने यहाँ। और हालांकि इसमें कोई फिजिकल एग्जामिनेशन या कोई ऐसी चीज नहीं होती, लेकिन वो बताने में जो लिहाज का पर्दा है, बताने का तो लिहाज है ही है। घर वाले ही नहीं जाने देते, जी 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 जी, अरे तुम कहाँ जाओगी वहाँ। तो इस तरह की चीजें, हालांकि प्रेस ने, मीडिया ने, गवर्नमेंट ने, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने काफ़ी इसमें हम लोगों की मदद की है और लोग अब अवेयर हो गए, लेकिन उसी का पार्ट शायद ये भी है। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि किडनी से और क्या दिक्कत होती है, तो भाई दर्द होता है पेट में, किडनी में, पीछे की तरफ कमर में, तो ये सारे लक्षण स्टोन के होते हैं, ये तो सभी को मालूम होता है और लोग आ जाते हैं। तो यही सब समस्याएं हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ और आपसे समझना चाह रहे थे, अक्सर ऐसा होता है कि एक अजब सा फैशन हो गया है कि कोई भी सर में दर्द या कोई तकलीफ हुई तो लोगों ने मेडिकल स्टोर वाले को बताया कि यार वो 2 दिन से खांसी आ रही है और पेट ऐसा था, वैसा था, वैसा था, उन्होंने 4 गोलियां दे दी और वो लेके चले गए। किस हद तक आप इसको सही समझते हैं या गलत समझते हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर रमज़ान में दिन भर रोज़े के बाद पेट में गैस बनी और अफ्तार के वक्त जो है वो सर भारी हुआ और पता चला कि रोज़ा अफ्तार करते ही किसी ने 2 डिस्पिन खा ली, किसी ने 1 वोवरान खा ली, किसी ने कैलपॉल खा ली। किस हद तक ये अपने आप के साथ जुल्म है, वो आप बताएं हमारे जानने वाले। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत ट्रेंड है और ये बहुत प्रेवलेंट है अपनी सोसाइटी में। सेल्फ मेडिकेशन इसको हम लोग कहते हैं कि या तो डॉक्टर का पुराना कोई नुस्खा निकाल करके उसको देख करके जा करके मेडिकल स्टोर से, ये गलत है, ये गलत है। और दूसरे जो मेडिकल स्टोर के लोग हैं जिसमें क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होता है, वो ना हो करके एक हाई स्कूल या इंटर पास लड़का होता है जो दवाएं बांटता है, उसको आपने अपने लक्षण बताया, उसको ये तो मालूम नहीं कि आपका सीरम क्रिएटिनिन कितना है, आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। कोई भी ऐसी पेन किलर या कोई भी ऐसी दवा दे दी जिसका कि पेशाब नहीं हो रही है, उसने पता लगा आपको एक लेसिक्स की गोली खिला दी या डाइटोर खिला दी, जो कि बहुत नुकसानदायक हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए तो मेरी ये रिक्वेस्ट है जो लोग इसको सुन रहे हैं कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जरूर, ये भी बात सही है कि हर सड़क, हर मोहल्ले में या हर रात के 11 बजे डॉक्टर तो उपलब्ध नहीं होता जी। तो उसके लिए 1 टैबलेट या 2 टैबलेट इमरजेंसी की, जो भी आपका फैमिली, मतलब उससे ज्यादा ना ले। हाँ, एक नहीं, जो आपका फैमिली फिजिशियन है उससे मशवरा करें, तो मशवरा कर लीजिए। और अगर नहीं कर लीजिए तो दिन में जाइए किसी भी दिन और उससे जाके लिखवा लीजिए कि भाई इमरजेंसी सिचुएशन में हम 1 टैबलेट ऐसी हो तो क्या ले सकते। बहुत खूब, बड़ा प्यारा। हम आपको बताएं इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ये प्रॉब्लम हमने सही है लोगों से, तो मैंने क्या किया है कि मैं अपने जितने पेशेंट्स आते हैं, कभी आप हमारे यहाँ क्लिनिक में देखिएगा तो जितने पेशेंट्स आते हैं हमारी फाइल में एक पर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट अलग से लगा रहता है, उसमें जितनी भी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनकी सबकी हिंदी में दवा लिखी है। क्या बात है कि पेट में दर्द हो तो 1 टैबलेट ये ले सकते हैं, वो 1 टैबलेट जो है वो डॉक्टर से मिलने का जो टाइम, संपर्क करें, हाँ, नंबर लिखा हुआ, सो दैट कम से कम आप किसी गलत जगह पे, गलत सवाल पे फंस ना जाए। हाँ, एक चीज डॉक्टर साहब, एक चीज ये समझना चाह रहे थे कि जो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं किडनी के पेशेंट हैं और उसकी मेडिसिन चल रही है, उनके दिल में ये भी ख्याल है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं अगले साल का रमजान मिले या ना मिले। तो रमजान चूंकि गुजरे हुए गुनाहों की माफी के लिए है और जन्नत का परवाना दिलवा देता है, तमाम नेमतें हैं रमजान की। ऐसे में
कौन से पेशेंट किस स्टेज तक के हैं जो रोजा रख सकते हैं, जान पे खतरा नहीं है, और अगर वो उस स्टेज को पार कर रहे हैं तो कौन सी वो बैरियर है कि जिसके आगे के सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तो फिर वो रोजा ना रखें? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। देखिए, जो पेशेंट्स नोन हैं जी किडनी डिजीज़ के, अब किडनी डिजीज़ में डायबिटीज़ भी साथ में हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, किडनी का सिर्फ इनिशियल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, और किडनी के नोन पेशेंट्स भी हो सकते हैं जिनको स्टोन हो या साथ में एसोसिएटेड इन्फेक्शन हो। तो ये जो पेशेंट्स हैं, अगर वो पेशेंट स्टेबल चल रहे हैं, यानी कि डॉक्टर के परामर्श से रेगुलर उनका इलाज महीने 2 महीने में होता है और उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो वो डॉक्टर से बात करके या परमिशन लेकर के रोज़े रख सकते हैं, उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन वो लोग जो 10 साल में या 5 साल में डॉक्टर के पास जाते हैं, जिनको अपने नई प्रॉब्लम्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो उनके लिए मनाही नहीं है, लेकिन उनके लिए एडवाइस ये है कि भाई रमज़ान शुरू होने के पहले कम से कम हफ्ते 10 दिन पहले डॉक्टर को भी उतना समय दें। ऐसा ना हो कि ये कल से रमज़ान शुरू है और आज पहुंच गए तो बेचारा वो डॉक्टर भी क्या आपको इलाज कर पाएगा, क्या बताएगा, वो बता सकता है। देखिए, रमज़ान के समय में आपको बताऊं, सबसे जो इम्पोर्टेंट पीरियड होता है, जितने हमारे स्टोन वाले पेशेंट्स होते हैं जो 2-2 साल में नहीं आते हैं, स्टोन वाले सारे पेशेंट्स होते हैं, जो यूटीआई यूरिन इन्फेक्शन वाले होते हैं जी, ये सब हमसे मिल लेते हैं, क्योंकि जहां उन्होंने पानी कम किया वही में बहुत सीवियर पेन हुआ और वो भागे भागे आते हैं कि साहब वो रोजे रखे थे तो वो हो गया। तो हमने कहा भाई तुम 2 साल से बताने क्यों नहीं आए? कहना अरे साहब टाइम नहीं मिला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टोन के जो पेशेंट्स होते हैं, जो यूटीआई के पेशेंट्स होते हैं, सडन पानी की कमी से उनको दिक्कत हो सकती है। आम आदमी के लिए क्या मसला है आपका? एक आम आदमी जिसको अल्लाह का शुक्र है कोई तकलीफ नहीं है, वो रोजे के माहौल में, गर्मी के दिन है हाँ, और तकरीबन 6:35-33 के ऊपर जो है वो अफ्तार का वक्त होगा और सुबह 4:54-55 का सहरी का होगा। तो ये जो रात का वक्त है, इसमें पानी का क्या शेड्यूल रहेगा, कितना पानी होना चाहिए? हम लोग देखिए, पानी के बारे में भी बड़ी गलतफहमियां हैं सोसाइटी में जी। लोग नॉर्मल कंडीशंस में कहते हैं खूब पानी पियो, खूब पानी। आम तौर पे ये कहा जाता है कि 10-10 लीटर पानी रोज पी लीजिए। पानी के बारे में साइंस ने बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस हैं जी। एक हेल्दी एडल्ट को लगभग गर्मियों के मौसम में जी, ज़्यादातर हम लोग जिस एरिया में रहते हैं लगभग 8 महीने 9 महीने गर्मी रहती है जी, और सिर्फ 2 या 3 महीने जाड़ा रहता है। बिल्कुल जी। तो वो जो मैक्सिमम डोज है पानी की वो 2 लीटर से 2 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अब ये साइंस ने बिल्कुल क्लियर कट डाटा आ गया है कि आज से 10 साल पहले ठीक उल्टा था। साइंस ही कहती थी कि 4 लीटर 5 लीटर पियो, लेकिन अब ये जो डाटा आया है उसमें ये है कि किडनी को फिल्टर करना होता है और किडनी का लोड नहीं पड़े। तो किडनी के फिल्टर पे अगर लोड पड़ेगा तो वो जल्दी बैठ जाएगा। तो इसलिए 2 लीटर्स द मैक्सिमम। और अगर कोई डिजीज है, जैसे फॉर एग्जांपल जिनको स्टोन है जी, या किसी को बहुत तगड़ा यूटीआई है, उनके लिए 250 ml का पार्डन है, मतलब वो 2.25 लीटर तक ले सकते, 2.25 लीटर तक ले सकते, उससे ज्यादा नहीं लेना है। और जाड़ों में ये मात्रा 1.5 लीटर हो जाती है, 1.5 लीटर इन 24 आवर्स। और ये शाम को 6 बजे के बाद से हम लोग पानी बिल्कुल मना कर देते हैं, आफ्टर द एज ऑफ 60। अच्छा, अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं तो आपको रात में पानी बिल्कुल नहीं लेना है, केवल खाने के साथ या खाने के जो भी, कुछ लोग तुरंत पीते हैं, कुछ लोग 1 घंटे बाद पीते हैं, तो वो 1 गिलास आधा गिलास जो पी सकते हैं। अब डॉक्टर साहब आप अंदाजा करें कि चूंकि गर्मियां हो गई अच्छी खासी, अब अफ्तार में हाँ, इस बार जैसे लाइफ स्टाइल जैसे अब गर्मियां हैं जी, अब इस बार एक अंदाजे के मुताबिक हर आदमी कम से कम 1 गिलास या 2 गिलास शरबत पीता है और उसके बाद पानी पीता है। फिर उसके बाद वो मगरिब की नमाज पढ़ेगा, नमाज करने के बाद वो चाय पिएगा। नहीं तो उसको रात भर में 1.5 से 2 लीटर पीने में कोई प्रॉब्लम, रात भर में ना, हाँ रात भर में। वो वही चीज जो दिन में थी वो अब रात के लिए एप्लीकेबल हो गई, आप ही के लिए। भाई रमजान है, चूंकि दिन में तो आप नहीं पी रहे हैं, तो बात तो वही हो गई घूम करके। और ये एक परमानेंट सोल्यूशन वो नहीं है, आप केवल 1 महीने के लिए ऐसा करते, सिर्फ 1 महीना, 1 महीने के लिए। अगर हमारी साइकिल फिर चेंज हो जाएगी 1 महीने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
बस ये है कि आपको डिहाइड्रेशन जो दिन में हो जाता है उसके लिए आप शहरी के समय थोड़ा सा ठीक ठाक क्वांटिटी में पानी पी लें। यही मैं जानना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए शहरी का वक्त 4:54 मिसाल के तौर पर, तो लोग उससे 5, 7, 6 मिनट पहले 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, वो भी गलत होता है। वो गलत है ना, उसको थोड़ा ये बहुत अहम है, क्योंकि आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि जल्दी से घड़ा भर लो। नहीं, डिवाइडेड डोजेस में लेना है आप। मतलब उसको 2 बजे 3 बजे से शुरू करिए, आधा गिलास 1 गिलास इस तरह करके आप भले 2 गिलास ले लीजिए, टोटल 2.5 गिलास ले लीजिए, लेकिन एक साथ नहीं। इन लोगों के साथ कुछ थोड़ा सा इनको डरा भी दें कि जो 4-5 गिलास एक साथ पी लेते हैं शहरी से पहले, वो गलत है। उससे वो नुकसान है ना, किडनी पे असर कर रहा है, वो नुकसान करता है, वो डायरेक्ट ब्लो होता है, डायरेक्ट ब्लो टू द किडनी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो जिनको ये पता है कि हाँ उनके जो है वो स्टोन है, आमतौर पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर स्टोन है तो एलोपैथिक के बजाय हम होम्योपैथिक में चले जाएं, और उनका दिल ये कहता है, उन्होंने सुना ये है दूसरे लोगों से कि एलोपैथिक की दवाएं जो हैं वो स्टोन को इस तरह से नर्म कर देती हैं कि वो पेशाब के रास्ते निकल जाता है। ये किस हद तक बात आपकी? देखिए, स्टोन तो स्टोन है, दवा भी दवा है। एलोपैथी के अपने एडवांटेजेस हैं, होम्योपैथी के अपने एडवांटेजेस हैं, यानी उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। होम्योपैथी एक बहुत अच्छी पैथी है, और उसको जो इसके जानकार लोग हैं अगर उनके द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है तो उनको उस स्टोन की लिमिटेशन पता होती है। हाँ, कि ये कितना बड़ा स्टोन दवा से निकल सकता है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप स्टोन का इलाज होम्योपैथी से करिए, लेकिन अपनी किडनी के और वाइटल्स की मॉनिटरिंग साथ में कीजिए कि भाई हमारी किडनी को कोई साइलेंट डैमेज तो नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो कि साल 6 महीने आपने इलाज भी किया और आपका पैरामीटर केवल दर्द है। अगर आपको दर्द नहीं हुआ तो आपको लगा कि हमारा इलाज बखूबी बहुत अच्छा चल रहा है, और अल्ट्रासाउंड में केवल स्टोन का साइज नापा जाता है, इसमें कहीं पर भी किडनी का फंक्शन जैसे क्रिएटिनिन, यूरिन का टेस्ट या और कोई जांचें नहीं होती। तो अगर वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो उसको मॉनिटरिंग के साथ करिए। तो होम्योपैथी इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसकी लिमिटेशन है। 5 mm, 6 mm, 7 mm तक के स्टोन हो सकता है होम्योपैथी से निकल जाएं, लेकिन अगर उतने ही स्टोन एलोपैथी से भी निकल जाते हैं। एलोपैथी में सर ये ऑपरेशन ज्यादा मुनासिब रहता है या जो दूरबीन वाला काम होता है वो ज्यादा मुनासिब? देखिए, आज से हमारे बुजुर्गों ने सब ऑपरेशन ही कराए, और उनमें हमें कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दी। तो सर्जरी और दूरबीन ये दोनों एक ही टारगेट को पहुंचने के 2 रास्ते हैं। इजी कौन सा है? नहीं, रास्ते हैं। अब बस फर्क ये हो गया कि दूरबीन से पेशेंट का कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है, उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है, उसको कष्ट कम होता है। तो इसलिए दूरबीन वाला मेथड अब प्रैक्टिस भी करा जाता है और एक्सेप्ट भी किया जाता है, तो वो डेफिनेटली उससे बेटर है। लेकिन जिस आदमी को दूरबीन से करना नहीं आता है, अगर वो करता है तो रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं। तो आपको यानी कि पेशेंट को ये चुनना होगा कि जो डॉक्टर जिससे वो कराना चाहता है ऑपरेशन, उसकी क्वालिफिकेशन, आजकल तो सब चीज़ें गूगल पे हैं, वेबसाइट पे हैं, आप उसके बारे में जान लीजिए कि वो कैसा है, उसकी प्रैक्टिस कैसी है, उसने कितने ऑपरेशन किए हैं, और अगर वो दूरबीन का महारथी है तो अब भाई आपकी किस्मत ही खराब हो तो बात अलग है, वरना जो लोग ट्रेंड क्वालिफाइड हैं उनसे मॉडर्न टेक्निक्स में कराने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और कंफर्ट लेवल बहुत हाई होता है। तो इसलिए ओपन सर्जरी हम खराब नहीं कहते हैं, लेकिन ओपन सर्जरी वहीं करनी चाहिए जहां पर ऐसा कोई एक्सपर्ट अवेलेबल ना हो। एक बात डॉक्टर साहब, मुझे अचानक एक बात याद आई। एक अंदाजे के मुताबिक अगर देखा जाए तो इस वक्त रमज़ान और नवरात्र ये एक साथ शुरू हो रहे हैं। तो क्या मेरा दिल तो ये कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सारा करंट है ये एक ही ट्रांसफार्मर से आ रहा है जो ऊपर से है। सही बात है। मुझे लगता है कि एक फेस हमारे पास है, एक फेस आपके पास है, एक किसी और के पास है। सही बात। तो मुझे ये लगता है कि ये जो सारा करंट ऊपर से आ रहा है, एक साथ इबादतों का निज़ाम इत्तेफाकन मैच हो रहा है, अलग अलग फेस हम लोग लेके चल रहे हैं। मेरा दिल कहता है कि जब तीनों फेस एक साथ मिलते हैं तो फिर फैक्ट्रियां चल जाती हैं। यानी देश की तरक्की और देश की खुशहाली के लिए हमारे प्यार, मोहब्बत और आपसी भाईचारे का बना रहना बेइंतहा ज़रूरी है। और मैं
चूंकि आपने रमज़ान से पहले के मौके पे इतनी बारीकियां बताई हैं, मुझे लगता है कि आपके इस एपिसोड को एक नहीं कई बार लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपने इत्तेफाकन ऐसी कह दी। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जब पहुंचता है तो वो फीस देने के बाद अपनी तकलीफ बता पाता है, लेकिन इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं इसमें जो आपकी तरफ से ओपिनियन जाती है, जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते, उनके अंदर भी अवेयरनेस पैदा हो जाती है कि अच्छा देखो डॉक्टर साहब ने बताया ऐसा ऐसा नहीं करना है, या ऐसा करने से ये हो रहा है। तो मैं बस आपसे ये गुजारिश करूंगा कि रमजान के इस मुबारक मौके पे नवरात्र का जो मौका रात में साथ में शुरू हो रहा है, इसके लिए आप एज ए डॉक्टर, एज ए स्पेशलिस्ट और एक बहुत खूबसूरत अच्छे नेक दिल इंसान होने की हैसियत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? आम आदमियों के लिए तो मेरा यही पैगाम है कि देखिए, जैसे आपने बताया कि हर धर्म में एक समय तो बना ही दिया गया है इस चीज़ को याद दिलाने के लिए कि कोई है, कि कोई है, और उससे डरना चाहिए, सही काम करना चाहिए। अरे भाई, आपके यहाँ हो सकता है 1 महीने का हो, हमारे यहाँ 15 दिन का है, लेकिन हमारे यहाँ साल में 2 बार सर, लेकिन एक दिन भूखा रहने के बाद उस भूखे आदमी की भूख का एहसास हमें हो जाता है जो हफ्तों से फुटपाथ पे भूखा है। ये इसीलिए किया जाता है, हमें इसलिए नहीं कि आप कर सकते हैं या नहीं, इसलिए कि इस चीज को याद रखिए कि ऊपर वाले ने आपको सारी चीजें दी हुई हैं, जरा एक दिन ऐसे रह करके तो देखिए। और फिर उसकी तकलीफों को समझते हुए पूरे साल उसके लिए भी काम करना है, कुछ पैसा, कुछ समय, कुछ चीजें, जिसे हम सदका और खैरात कहते हैं, जिसे हम सदका और खैरात कहते हैं। आपने वही चीज कह दिया कि हमको अगर ऊपर वाले ने किसी लायक बनाया है, तो डॉक्टर मैं हमेशा से ये कहता हूं कि पार्ट तो देते ही रहना चाहिए, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो। मैं हमेशा से ये बात कहता हूं कि अगर हमारे पास, आपके पास, या जो आप देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई जरूरतमंद अपनी मजबूरी के तहत आया है, तो मुझे यह लगता है कि उसको झिड़क के वापस न कीजिए, क्योंकि उसकी जरूरत पूरी करना आपके बस की चीज नहीं है, वो ऊपर वाला कराता है। ये शुक्र अदा करने की बात है कि ऊपर वाले ने उस आदमी की जरूरत पूरी करने के लिए हमें या आपको बना दिया है। आप मना कर देंगे तो वो दूसरे को चुन लेगा, वो तीसरे को चुन लेगा, वो तो हर चीज पे कादिर है। लिहाजा इससे मुंह न मोड़िए, अपनी खुशनसीबी समझते हुए जरूरतमंद की मदद के लिए हाथ उठाइए। और मैं हमेशा से कहता हूं डॉक्टर साहब के, अगर किसी ऐसी जगह पर जहां बहुत हैसियत वाले लोग खड़े हैं, वहां जब मदद का हाथ उठाओ तो ऐसे उठाओ कि सब देखें, क्योंकि लोगों के अंदर हिस्का होता है इस चीज का कि इसने ये काम किया, मैं भी करूंगा। तो अगर लोग बुराई में हिस्का करना जानते हैं तो मैं चाहता हूं अच्छाई में हिस्का करें। सही बात है, बहुत अच्छी बात कही। अच्छाई में हिस्सा करने की कोशिश करें, ताकि अगर 4 साहिब हैसियत लोगों के सामने आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि जिसमें उनके दिल में यह जज्बा जाग रहा है कि अरे ये नेक काम कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं भी तो बड़ा आदमी हूं, इससे भी आप सवाब के हकदार हो जाएंगे। और हाँ, इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर कहीं पर ऐसे लोग हैं जिनकी हैसियत नहीं है, सिर्फ दिल में ख्याल और जज्बा है कुछ करने का, उनका दिल ना टूटने पाए, लेकिन ऐसी जगहों पे बदमुट्ठी दूसरों की मदद कीजिए। मैं बेइंतहा दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं आपका, बहुत एहसानमंद हूं, बहुत मशकूर हूं, बहुत ममनून हूं कि रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने की शुरुआत से पहले किडनी के पेशेंट या उससे बचने की चीजें, तैयारियां आपने जिस खूबसूरत अंदाज में बताई, मुझे लगता है कि शायद ही कोई बात ऐसी हो। और अगर एक बात आपके लिए और आसान कर देता हूं, क्योंकि डॉक्टर साहब बड़े नेक इंसान हैं, मोहब्बत करने वालों में से हैं, तभी उन्होंने ये कीमती वक्त निकाला है। अगर आपको कोई ऐसी चीज, ऐसा सवाल जो इससे मुताल्लिक हो, हमें लिख के भेज दीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब के जरिए आपकी मुलाकात करा के उसका हल निकाल दिया जाए। मैंने आपकी तरफ से बड़ी बात कह दी है, आपको परेशान करता रहूंगा। बहुत अच्छी बात है। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें आदमी परेशान होता रहता है, और अगर छोटे से सलाह से, राय से अगर कोई, हाँ, राय तो वही दी जा सकती है जो दी जा सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सही रिपोर्टें और सब देखने के बाद हो सकता है, लेकिन कॉमन चीज़ें तो बताई जा सकती हैं। मैं बहुत एहसानमंद हूँ, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अपने सामीन की तरफ से, अपने देखने वालों की तरफ से दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद शारिक जी। और मैं कोशिश करता हूँ कि और भी कुछ ज़्यादा आप लोगों का आशीर्वाद मिले, तो और जितनी बची हुई जिंदगी है लोगों के और काम आ सकूं। बहुत बड़ी बात कही है। लिहाजा आप हजरात डॉक्टर साहब की सेहत,
तंदुरुस्ती और लंबी उम्र की दुआ कीजिएगा। आप दुआ ये करेंगे, फैजियाब जरूरतमंद होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का, आपकी तमाम मोहब्बतों का मैं शुक्रगुजार हूं और आपकी दुआओं का तलबगार हूं। आज के एपिसोड को यहीं पर मुकम्मल करता हूं। बहुत जल्द नए टॉपिक पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।